तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिफरेंसेस देखने वाले हैं एक रिच और एक पुअर माइंडसेट के बीच में। तो इसके लिए हमने तीन बुक्स का सहारा लिया हुआ है, जो कि है रिच डैड पुअर डैड, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और द ई मिथ रिविजिटेड। पहला डिफरेंस जो कि एक पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट के बीच में आ जाता है। दोस्तों, कभी भी रिच माइंडसेट वाले लोग अपने लिए एसेट्स को बनाते हैं जो कि उन्हें पैसे को ला कर देता है और उसके बाद वो अपने लिए सारी कंफर्टेबल चीजों को खरीदते हैं। लेकिन गरीब माइंडसेट वाले लोग सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए और अपने शौक को पूरे करने के लिए सारी यूजलेस और महंगी चीजों को खरीद लेते हैं और फिर उनके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं बचते कहीं पर भी इन्वेस्ट करने के लिए और फिर वो पूरी जिंदगी गरीब ही रह जाते हैं। जिसका कि मैं आपको एक रियल एग्जांपल देना चाहता हूँ। नोएडा में मैं एक कॉलोनी में रहा करता था, जहाँ पर की 7 से 8 घर थे और वो सारे घर बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से डिजाइन किए गए थे और उन सारे घरों में से सिर्फ एक घर था जो कि इनकम्प्लीट रह गया था और वो घर एक बिजनेसमैन का था। बाकी सारे घर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और लॉयर्स के थे। दोस्तों, जहाँ पर मैं रहा करता था वहाँ पर एक अंकल और एक आंटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से रिटायर हो चुके थे एज अ प्रोफेसर और इसकी वजह से उन्हें पेंशन भी नहीं मिला करती थी। और जब मैं पहली बार उनके घर में गया था तो मुझे ये लगा था कि वो बहुत ज्यादा रिच है। उनकी कार से लेके घर के इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत ही ज्यादा परफेक्ट था और उनके घर से बहुत ही ज्यादा रिच फीलिंग आती थी। और मैं उनके ही घर में फर्स्ट फ्लोर में एक रूम में रहा करता था और मैंने वहां पर कई बार ये नोटिस किया था कि अंकल और आंटी के बीच में कई बार बहस हुआ करती थी पैसों को लेकर और कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा उनके बीच में टेंशन को क्रिएट कर देता था। और जब मैं अंकल के साथ बैठा हुआ था तो मैंने अंकल से ये पूछा कि आपके साथ वाले पड़ोसी ने अपने घर को कंप्लीट नहीं किया है। तो उस पर उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि हाँ, वो बहुत ही ज्यादा कंजूस है और उसने कार भी बहुत ज्यादा पुरानी ले रखी है और सिर्फ एक ही फ्लोर को बनाया है और सिर्फ इनकी ही वजह से हमारी कॉलोनी अच्छी भी नहीं दिखाई देती। पता नहीं ये क्यों अपने पैसे को खर्च ही नहीं करता है। और फिर दोस्तों, थोड़े टाइम बाद मैं वहां से शिफ्ट हो गया था। तो एक दिन मुझे अंकल का फोन आया और उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड होगा पेइंग गेस्ट के लिए तो आप हमारे पास उसे भेज दीजिएगा, हमारे पास वैकेंसी अवेलेबल है। तो मैंने उन्हें कहा ठीक है अंकल, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन दोस्तों, फिर मुझे ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगी कि उन्होंने अगले ही दिन मुझे फिर से कॉल किया और मुझसे कहा क्या आपने अपने किसी फ्रेंड से पूछा। मैंने कहा हाँ अंकल, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपका पेइंग गेस्ट रेट काफी ज्यादा हाई है। तो फिर उन्होंने ये कहा कि हाँ वो तो होगा ही, क्योंकि हम इतनी फैसिलिटीज जो प्रोवाइड कर रहे हैं। और फिर अगले ही दिन उनका फिर से मेरे पास फोन आ गया और उन्होंने मुझसे ये कहा कि हम अपना प्राइस को कम करने के लिए तैयार है और आप बस अपने फ्रेंड को यहाँ पर भेज दीजिए। लेकिन दोस्तों, एक्चुअली में वो प्राइस मेरे फ्रेंड के लिए भी बहुत ज्यादा था और फिर वो वहां पर नहीं गया। और फिर जब मैंने इस स्टोरी को रिच डैड पुअर डैड की थ्योरी के साथ कंपेयर किया तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वहां पर सिर्फ एक बिजनेसमैन का ही घर था जिसका कि सिर्फ एक फ्लोर कंप्लीटेड था और कुछ लगभग 1 से 2 साल के बाद वही घर उस कॉलोनी में सबसे ज्यादा बढ़िया और आलीशान सा दिखाई दे रहा था और उन्होंने अपने घर के लिए 3 फ्लोर्स को डिजाइन करवा दिया था और वो भी बहुत बढ़िया सा दिखाई दे रहा था। और दूसरा, अंकल के पास नेक्सा बलेनो थी, लेकिन वो ट्रैवल सिर्फ अपने पुराने स्कूटर से करा करते थे और हो सकता है कि वो अपने पैसों को बचाने के लिए ऐसा करते थे। लेकिन दोस्तों, मैं इस बात को जरूर जानता था कि वो बाहर से भले ही बेशक बहुत अमीर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर से वो फाइनेंशियली वीक है, जिसकी वजह से लगभग हर दिन में उनकी और उनकी वाइफ के बीच झगड़े हुआ करते थे। और दोस्तों, पुअर माइंडसेट वाले लोग अक्सर ऐसी ही गलतियों को कर दिया करते हैं। उनकी सैलरी 15 से 20 हजार रुपए की होती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा महंगे महंगे फोन को यूज करते हैं और उनको जितनी रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ज्यादा महंगी गाड़ी को अपने लिए लोन पर ले लेते हैं और वो लगभग 10-20 हजार रुपए मंथली अपने कपड़ों पे खर्च कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, जो लोग अमीर मेंटेलिटी रखते हैं वो लोग हर चीज को कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी चीज उन्हें कितनी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है और तभी वो उस चीज के लिए पे करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि अमीर मेंटेलिटी वाले लोग सबसे पहले खुद को पे करते हैं और उसके बाद ही वो किसी और को पे करते हैं। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने रिच डैड पुअर डैड बुक को पढ़ा ही होगा, लेकिन आप में से बहुत कम ही लोगों को रॉबर्ट कियोसाकी और उनकी वाइफ टिम कियोसाकी के बारे में पता होगा कि इन दोनों की शादी से पहले रॉबर्ट ने अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा लोन ले रखा था और ये दोनों चाहते थे कि अपनी लाइफ को इम्प्रूव करे, लेकिन इनकी मंथली सैलरी से ज्यादा इनके मंथली लोन और अदर एक्सपेंसेस थे जो कि इन्हें हर मंथली बेसिस पर पे करनी पड़ती थी। लेकिन दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी को अपने रिच डैड के सारे प्रिंसिपल याद थे जिनमें उन्होंने कहा था कि अपने आप को सबसे पहले पे करो। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हम हमारी सैलरी का हमेशा से 20% को सेव किया करते थे, चाहे उधार मांगने वाले लोगों से कितना ही ज्यादा प्रेशर क्यों ना आ रहा हो, और उस प्रेशर को हम मोटिवेशन के तौर पे यूज किया करते थे और भी ज्यादा एक्स्ट्रा काम करके इंस्टॉलमेंट के लिए पैसे को इकट्ठा किया करते थे, क्योंकि इन्हें ये बात जरूर से पता थी कि अगर ये उधार देना पहले शुरू कर देंगे और अपने लिए कुछ भी सेव नहीं करेंगे तो ये कभी भी अपनी लाइफ में अमीर नहीं बन पाएंगे।
करेंगे। और फिर बाद में इन्होंने अपने सेव किए गए पैसों से ही अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर दिया था और फाइनली एक दिन ये मिलीनियर बन ही गए। दोस्तों, हम सब लोगों में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि हम सब ये सोचते हैं कि हम पहले साल अपना उधार चुकाएंगे और उसके बाद हम हमारी सेविंग को स्टार्ट करेंगे, या फिर हमारी सैलरी का जितना भी पोर्शन बचेगा उससे हम सेविंग को स्टार्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे लिए ये सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा मैटर करता है और इवन वॉरेन बफेट भी हमें ये कहते हैं कि सबसे पहले अपने पैसों को सेव किया करो और उसके बाद बाकी सारे खर्चों को किया करो। और आप ये मान के चलो कि आपकी सैलरी ही बहुत कम है और आप अपनी सैलरी से हमेशा 20% पैसों को सेव और इन्वेस्ट किया करो। दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल सही है कि आपको सिर्फ सेविंग ही अमीर नहीं बना देंगी, आपको उन सेव किए गए पैसों की भी इन्वेस्टमेंट को करना होगा। लेकिन ये पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है अमीरी की तरफ। और जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है उसमें कि अमीर लोग अपने स्किल्स को हमेशा इंप्रूव किया करते हैं अपनी लाइफ टाइम तक। और इसी प्रिंसिपल को द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक में शार्पिन द 100 के नाम से बताया गया है। दोस्तों, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हमेशा टीवी में क्यों नहीं दिखाई जाती है? कभी भी फरारी या फिर लैम्बोर्गिनी कंपनीज अपनी एडवर्टाइजमेंट करके हमसे ये नहीं बोलेंगे कि अपनी फरारी या फिर लैम्बोर्गिनी खरीद लो, या फिर नहीं कोई प्राइवेट जेट या फिर हेलीकॉप्टर की कंपनी हमसे ये बोलेंगी कि हमसे ये प्राइवेट जेट या फिर हेलीकॉप्टर को खरीद लो। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये आ जाता है कि ऐसा क्यों? बल्कि मैक्सिमम पॉपुलेशन टीवी ही देखती है। दोस्तों, ऐसा इसलिए है वो जानते हैं कि फरारी या फिर लैम्बोर्गिनी कार को खरीदने वाले लोग अपने टाइम को टीवी के सामने बैठकर वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं। ज्यादातर मिडिल क्लास मेंटेलिटी वाले लोग अपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर मोस्टली पीएचडी कर चुके हैं और फिर वो ये सोचते हैं कि अब हमें रेस्ट की जरूरत है और वो अपने आप को इतना ज्यादा महान समझ लेते हैं कि वो सोचते हैं कि उन्हें कुछ नई चीज को सीखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए फिर वो अपनी जॉब के बाद अपने घर आते हैं और मस्त टीवी को एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि वो इस चीज को जरूर से डिजर्व करते हैं। और इसमें ही कुछ मिडिल क्लास बिजनेस वाले लोग भी आ जाते हैं जो कि घर पर आकर अपनी टीवी को शुरू कर देते हैं और नई चीजों को सीखना उनके दिमाग में टेंशन और अलग सा प्रेशर को क्रिएट कर देता है। लेकिन दोस्तों, रिच मेंटालिटी वाले लोग ये जानते हैं कि उन्हें अपनी स्किल्स को पूरी जिंदगी भर इंप्रूव करते रहना होगा और अपनी लाइफ में नई चीजों को सीखना उनका पैशन होता है। दोस्तों, अगर हम बिल गेट्स का एग्जांपल लेते हैं तो बिल गेट्स अपने माइक्रोसॉफ्ट से रिटायर हो चुके हैं और वो एक बिलियनियर है और उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो फिर भी हर टाइम अपने लिए नई नई बुक्स को पढ़ने में देते हैं और फिर अपनी रीडिंग से बनाए गए नोट्स को वो अपनी वेबसाइट gatesnotes.com पर डालते हैं। और ये एग्जांपल एक रिच मेंटालिटी का परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि रिटायरमेंट के बावजूद बिल गेट्स अपनी वाइफ के साथ मिलकर एक फाउंडेशन चलाते हैं जिससे कि वो पूरी दुनिया की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इंडिया के हेल्थ प्रोग्राम में इनकी फाउंडेशन ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। अब हमारा अगला पॉइंट आ जाता है जो कि कहता है कीप आउटसोर्स। हम में से मैक्सिमम लोगों की जब पहली जॉब लग जाती है और वो ये कहा करते हैं कि भाई अब तो लाइफ सेट है और अब हमें कोई भी एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है, और उनका इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये हो जाता है कि अब वो अपनी लाइफ में इससे ज्यादा ग्रो नहीं करना चाहते और मैं अब इसी जॉब में रहूंगा। और दोस्तों, क्योंकि अब हम इसी जॉब में रहेंगे तो हमारी सैलरी सिर्फ इंक्रीमेंट और प्रमोशन से ही बढ़ सकती है, और जिसका की मतलब है अब हम पैसे बचाने वाले माइंडसेट में आ जाएंगे और हम हर चीज से पैसे को बचाने की कोशिश करेंगे। बिजली का बिल, गैस, खाने में पैसे कैसे बचाए और पानी के बिल में पैसे कैसे बचाए जा सकते हैं, पूरी जिंदगी हम यही सोचने में बिता देंगे। लेकिन दोस्तों, अमीर माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि उनके पास सिर्फ 24 घंटे है और एक लिमिटेड विल पावर है, और अगर उन्हें ग्रो करना है तो उन्हें और लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसीलिए वो अपने मैक्सिमम काम जैसे कि खाना बनाना, ड्राइव करना, कपड़े धोना और ऑफिस के कई सारे टेक्निकल कामों को लोगों में बांट दिया करते हैं, और वो सिर्फ अपने उन स्किल्स पर काम किया करते हैं जो कि काफी ज्यादा रेयर और वैल्यूएबल है, ताकि वो अपनी लाइफ में और भी ज्यादा ग्रो कर पाए। और इसके दो फायदे हमारे पास आ जाते हैं। एक तो वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, और दूसरा कि वो इस प्रोसेस में बहुत सारे लोगों को जॉब दे दिया करते हैं। लेकिन दोस्तों, पुअर मेंटेलिटी वाले लोग इन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा जला करते हैं कि यार ये तो बहुत ज्यादा स्टाइल मारा करते हैं और ये तो बिना नौकरों के काम ही नहीं किया करता है। लेकिन दोस्तों, इन्हें ये नहीं पता होता है कि रिच मेंटेलिटी वालों के दिमाग में कुछ और ही चीज चल रही होती है और उनका रियल मकसद स्टाइल मारना नहीं बल्कि अपने टाइम को सेव करना है, जिसको कि अक्सर गलत इंटरप्रेट कर लिया जाता है। अब दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने सारे काम को आउटसोर्स मतलब लोगों में बांट दो और आप मस्त एंजॉयमेंट करके टीवी को देखो, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर आप ग्रो कर रहे हो और अगर आपको और भी ज्यादा लोगों की जरूरत है तो आप अपनी ग्रोथ को रोकोगे नहीं और हिचकिचाओगे नहीं, और इसके लिए अपने कामों को अलग अलग लोगों में बांट दोगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है थिंक विन विन। एक बार ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए रिसर्चर्स ने दो लोग जो
जो कि एक दूसरे को नहीं जानते थे उन्हें एक कमरे में बिठा दिया और उनके सामने एक टेबल में $100 को रख दिया और रिसर्चर्स ने उन्हें ये बताया कि आप दोनों को ये $100 को एक दूसरे में बांट लेना है, लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस है। कंडीशन 1, पहला आदमी ये डिसाइड करेगा कि वो उन $100 को कैसे बांटेंगे, और कंडीशन 2, दूसरा आदमी ये डिसाइड करेगा कि पहले वाले आदमी ने उन दोनों में जो डॉलर्स को डिवाइड किया है क्या वो उसे मंजूर है, और अगर उसे वो चीज मंजूर है तो फिर दोनों को उतने उतने डॉलर्स मिल जाएंगे जितने की पहले वाले इंसान ने डिसाइड किया है। लेकिन अगर वो चीज उसे मंजूर नहीं है तो फिर किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। अब दोस्तों रिसर्चर्स ने इनमें एक पैटर्न देखा, जबकि पहला आदमी दोनों में $50-50 को डिवाइड कर देता है तो फिर दूसरा आदमी उसे एक्सेप्ट कर लेता था, फिर उन दोनों को $50-50 मिल जाते थे। और अगर पहला आदमी $40 और $60 करके भी बांट देता था तो भी दूसरा आदमी उसे मंजूर कर लेता था। लेकिन अगर पहला आदमी उसे 70 और 30 करके बांटता था तो दूसरा आदमी उसे रिजेक्ट कर देता था, और फिर इसी वजह से इन दोनों को कुछ नहीं मिलता था। यानी कि दोस्तों ह्यूमन इमोशंस का पॉइंट 730 था, और रिसर्चर्स ने ये एक्सपेरिमेंट को बहुत सारे लोगों के बीच में परफॉर्म किया था, लेकिन इसका पॉइंट 730 के आसपास ही आ रहा था। इसके बाद रिसर्चर्स को ये लगा कि $100 डेवलप कंट्रीज के लिए कम है, और इसीलिए वो सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में गए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सेम रिजल्ट मिले। और अगर आप भी दूसरे वाले पर्सन की जगह पर होते तो आप भी यही सोचते, पहले वाले आदमी ने 70 क्यों रखे और मुझे सिर्फ 30 ही क्यों दिए, तो फिर इसीलिए मैं भी उसे 70 नहीं लेने दूंगा। दोस्तों अगर देखा जाए तो शायद ये इमोशनली ठीक भी हो सकता है, लेकिन अगर हम इसे लॉजिकली देखते हैं तो आपको वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा था और आपको सिर्फ हाँ करनी थी तो आपको $30 मिल जाते। लेकिन मैक्सिमम लोग इस डील को नहीं बोलते हैं, और यही पुअर माइंडसेट वाले लोगों की साइकोलॉजी है, जहाँ पर जेलिसी, कंपटीशन और कई सारे इमोशंस आ जाते हैं। लेकिन रिच मेंटेलिटी वाले लोग कोई ना कोई सोल्यूशन इसका निकाल ही लेते हैं जिससे कि दोनों को फायदा हो सके, और वो सिर्फ विन विन में बिलीव करते हैं और वो विन लूज या फिर लूज लूज वाली डील को नहीं किया करते हैं। दोस्तों इवन विन विन कंडीशन में उन्हें कम परसेंटेज भी मिल रहा है तो वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो ये चीज जानते हैं कि वो हजारों ऐसी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर देंगे और अपने और दूसरों के लिए भी फायदे को क्रिएट कर देंगे। दोस्तों इस वीडियो में हमने 5 पॉइंट्स को कवर कर लिया है। पहला है फर्स्ट एसेट देन कंफर्ट। सबसे पहले आप ये ट्राई करें कि आप ऐसे एसेट्स को क्रिएट करें जिनसे कि आपको रेगुलरली इनकम आता रहे, उसके बाद ही आप अपने लिए कंफर्टेबल चीजों को खरीदे। और सेकंड पॉइंट, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब है सबसे पहले आप खुद को पे करें, यानी कि आप अपनी इनकम का 20% सेव और इन्वेस्ट करें, चाहे कि आपके ऊपर कितना ही ज्यादा प्रेशर क्यों ना आ रहा हो, और आप यही मान के चले कि आपकी सैलरी ही कम है, और बाद में उस 20% का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट कर दे। और तीसरा पॉइंट जो कि हमने देखा था वो था आउटसोर्सिंग, इसमें कि अगर आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं और आपको ज्यादा टाइम की जरूरत है तो आप अपने काम को दूसरे लोगों में डिवाइड कर दीजिए। और फोर्थ, इम्प्रूव योर स्किल। आप अपनी स्किल्स को कंटिन्यूअसली स्किल करते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए और नए नए स्किल्स को सीखिए, नए नए बुक्स को जरूर से पढ़ते रहे। और फाइनली 5वां पॉइंट आता है थिंक विन विन। और आप ये मत सोचो कि दूसरे इंसान को आपसे ज्यादा मिल गया, बल्कि ये सोचो पहले आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था लेकिन अब आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, और अगर आप टैलेंटेड और मेहनती हो तो आप कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर दोगे और लाइफ में जल्दी आगे बढ़ना सीखे, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी बड़ी नहीं है और हम इस धरती पर हमेशा के लिए नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर से मिली होंगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करें। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।